नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आप लोगों को पेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था कि पेट में किस तरह के संभावित क्वेश्चन आए थे। सामान्य विज्ञान के एक पोर्शन फिजिक्स पे कल हमने बात की थी और कुछ क्वेश्चन उसके कराए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री पे बात करेंगे। ये केमिस्ट्री हाई स्कूल स्तर का ही पूछा जाता है और वही सामान्य विज्ञान है। आप ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं जो अधीनस्थ के एग्जाम हुए हैं। इस वजह से इन क्वेश्चनों के आने की पेट में बहुत संभावना है, या इस तरह के क्वेश्चनों के आने की बहुत अधिक संभावना है। इस क्यूज की जो किताब है, इसको आप क्या कहते हैं, ई बुक के रूप में वाईसीटी ऐप पे पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं। इससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जुड़े रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, जो किसका है, केमिस्ट्री का है। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण ही स्वतः आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया। जब दो पदार्थ आपस में अपने आप बिना एनर्जी दिए मिश्रित हो जाए तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विश्रण या डिफ्यूजन। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ों में पाए जाते हैं एल्वुली, और उन फेफड़ों एल्वुली से जो हम रेस्पिरेशन करके एयर लिए रहते हैं उसमें से ऑक्सीजन को वो ले लेता है। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां छोड़ देता है। तो ये डिफ्यूजन है, मिश्रण है। क्या होता है, विश्रण, डिफ्यूजन या विश्रण। इसका सही आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन या विश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठोस सॉलिड होता है और सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उनकी खासियत क्या होती है। एक मिनट, पेन खोल रहे हैं। जो सॉलिड होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, ये है इनके मॉलिक्यूल आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, क्या बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ज्यादा मजबूत इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इस वजह से ये अपनी जगह से हटते भी नहीं है। थोड़ा सा एक एग्जांपल से आप इस बातों को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। ठोस क्या होता है, गैस क्या होती है और द्रव्य क्या होता है। इसकी एक एग्जांपल आप सुन लीजिए और आराम से समझ लेंगे। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं और एक ऐसा टीचर है जो डंडा उठा के तुरंत मार देगा अगर क्या कहते हैं कोई भी बच्चा अपनी जगह से उठा। तो 20 के 20 बच्चे शांति से अपनी जगह बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलते रहते हैं। ये अवस्था कैसी अवस्था है, ठोस के मॉलिक्यूल की अवस्था है। और घंटी बजी, टीचर बाहर गया, 2 मिनट बाद दूसरा टीचर आएगा, तो बच्चे क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे। उसी क्लास में इधर से उधर एक कोई पेन लेने जाएगा, कोई पेंसिल ले जाएगा, दूसरे बच्चे से बात करेगा, उठ उठ के उसी क्लास के अंदर दौड़ेंगे, उसी क्लास के अंदर दौड़ेंगे। तो यह अवस्था किसकी है, यह अवस्था द्रव्य की है या लिक्विड की है। और तीसरी अवस्था गैस की होती है, जिसमें स्कूल की बेल बज जाएगी छुट्टी की और सारे बच्चे इधर उधर भाग जाएंगे। ये अवस्था किसकी है, गैस की है। तो ये सॉलिड की अवस्था है, एक जगह बैठे हुए हैं, अपनी जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लिक्विड की अवस्था है, पूरे द्रव में इधर से उधर तैर रहे हैं, ठीक है। और गैस की अवस्था है, सारी चीजों को छोड़ के इधर उधर भाग जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, न निश्चित आकार के, तो इनका आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। निश्चित आकार और निश्चित मात्रा, निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। इसका सही आंसर क्या होगा, निश्चित आकार और निश्चित मात्रा। अब आपको ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस समझ में आ गया, उनके अणु आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चीजों के जो प्रोडक्ट बनता है उसके गुण हमेशा बदल जाते हैं। भौतिक प्रक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के गुण नहीं बदलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों का वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी ही रहेगा, चाहे वो भाप रहे चाहे लिक्विड रहे। मोम मोम पानी का संघनन, पानी जम जाए सॉलिड हो गया तब भी H2O रहेगा, लिक्विड रहेगा तब भी H2O रहेगा, भाप रहेगी तब भी H2O रहेगा। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगी तब भी मोम वैक्स ही रहेगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल प्रोसेस होगा और नया प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए फोटोसिंथेसिस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O,
वाटर, ये मिलके किसमें, सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ क्या रहता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल या हरित लवक क्या बनाता है, भोजन, C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज का निर्माण जो हो रहा है ये एक नया तत्व बन रहा है, तो ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। इसीलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण एक केमिकल प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर होगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्याख्या लिखी होगी ई बुक में, आप कायदे से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, देखिए ये भी क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में आया है, ठीक है। यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, अजनस से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन कंबस्शन हमेशा होता है, क्योंकि कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड में, तो रासायनिक प्रक्रिया है। तो पटाखों का जलना क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। पटाखों का जलना क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। किसी भी चीज का जलना किसमें आ जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तरल पदार्थ लिक्विड की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है, पास पास होता है, नजदीक होता है, एक जगह आपस में जुड़ा रहता है, तो बहुत बारीकी से बंद होते हैं, दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंद होते, कम बारीकी से बंद होते हैं, क्या होते हैं, बहुत बारीकी से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको सॉलिड के बारे में, सॉलिड की विशेषता आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था से सीधे भाप अवस्था में बदल जाते हैं। वो नॉर्मली ठोस अवस्था से कोई भी चीज पहले तरल अवस्था में आती है, तरल से फिर वाष्प में बदलती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से हवा में चले जाते हैं। और ऐसे पदार्थ जैसे आपका एग्जाम्पल एक कपूर है, कपूर को अगर खुला आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, सीधे सॉलिड है कपूर, सीधे लिक्विड में न बदलने के बजाय हवा में चला जाएगा, तो उसको ऊर्ध्वपातन, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए वो क्या कहेगा, वो तो गलनांक कहलाएगा, गलने की अवस्था, लिक्विड में बदल जाना। लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वपातन का भी मतलब समझ लीजिए, ऊर्ध्वपातन का मतलब यही है जब कोई ठोस चीज सीधे किसमें बदल जाए, भाप में बदल जाए, जैसे कपूर। तो इसके लिए तो सही आंसर गलनांक ही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जिसमें बदलती है वो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। वाष्पीकरण कब होगा, जब कोई द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलती है, ठीक है। और प्लाज्मा का एक अवस्था है जिसमें क्या होती है, कोई वस्तु निम्न ताप पे जम जाती है, हिलना डुलना बंद कर देती है, वो अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। हालांकि आपने तीनों अवस्था पढ़ी है कि गैस, द्रव, ठोस, ये प्लाज्मा अवस्था जो है इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन अवस्था। बोस-आइंस्टीन अवस्था ये ऐसी अवस्था है जब कण बहुत अधिक दाब पर और बहुत कम ताप पर एकदम हिलना डुलना बंद कर देते हैं, है ना, तब वो अवस्था आती है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, जल तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होगा, संघनन और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन नहीं है क्योंकि इसमें ठोस से उसमें बदलना है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। इसका सही आंसर क्या है, वाष्पित हो जाना, इवोपरेट हो जाना। ये नॉर्मल सी बात है कि तरल अवस्था से सीधे कोई अवस्था गैस में बदल जाए। फिर है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, नाभिक के बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका आंसर होगा प्रबल नाभिकीय बल। देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रोटॉन के बारे में समझ लीजिए, एटम के बारे में। एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके बाहर चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। यही स्टेबल पार्टिकल है किसके, एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनसे भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। तो इन्होंने लिखा नहीं है ये है क्या, ये आइसोटोप्स है, समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब आप ऐसे समझिए, ये लिखा जो है वो है 1H1
1H2 1H3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये देखिए नीचे जो लिखा रहता है वो है एटॉमिक नंबर, वो है क्या, एटॉमिक नंबर। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक वेट अलग अलग हो उन्हें आइसोटोप या समस्थानिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक वेट सेम हो उनको आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार या समभारिक बोलते हैं। तो समस्थानिक और समभारी दो तरह के तत्व होते हैं, जान लीजिए। समस्थानिक ऐसे हो गए जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में के कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते। तो ये सिद्धांत है लोगों ने दिए हैं, जैसे अवोगाड्रो का नियम है। अवोगाड्रो का नियम आप जानते हैं, तापमान और दबाव में सभी गैसों के लिए है, ठीक है। बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है, एकदम सही बात है। दूसरा है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम P1V1 बिल्कुल सही है। गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध होता है, एकदम सही है। संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली इन्फेक्टेड डिजीज, क्या है, इन्फेक्टेड डिजीज, ऐसी बीमारी जो दूसरों को फैलती है, जैसे कोरोना, एक आदमी से दूसरों को फैलना क्या है, इन्फेक्टेड डिजीज है। लेकिन अगर किसी को कैंसर है तो दूसरे को कैंसर थोड़ी होगा, किसी को डायबिटीज है तो दूसरे को डायबिटीज नहीं होगा, तो वो इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड क्या है, जैसे कोरोना है, तो जब एक बीमारी दूसरे से फैलती है तो वो क्या होती है, इन्फेक्टेड। या किसी एजेंट के थ्रू फैले, जैसे मलेरिया है, एक मच्छर से वो बीमार आदमी को काटा और जाके एक स्वस्थ आदमी काट लिया तो उसको भी बीमार कर दिया। तो इसमें सही है ये भी। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, ये एकदम गलत है। परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर रहते हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम की बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, दूसरी हर एक ऊर्जा स्तर सबका सेम है, तो उसके पहले जो, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, पहली जो ऑर्बिट है हीलियम की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हीलियम क्या होता है 2He4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें, दो है, तो बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऊर्जा के है, तो एक ही ऊर्जा में होते हैं। चार तरह की होती है, K, L, M, N, चार तरह की ऑर्बिट होती है और हर एक की ऊर्जा निश्चित होती है, हर एक की ऊर्जा निश्चित होती है। तो कभी कभी इसमें 5 भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, 1 भी रह सकते हैं, जैसा एटॉमिक नंबर होगा किसी भी तत्व का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। ये देखिए हुंड का नियम, ठीक है, इसकी व्याख्या भी लिखी होगी, तो ये व्याख्या, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो दिया है, एक ही ऊर्जा स्तर पर कई इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, इसमें लिखा है नहीं रह सकते, तो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किया जाता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। और ई गोल्डस्टोन ने कैथोड रे की खोज की थी। कभी कभी ने परमाणु वो रदरफोर्ड और क्या कहते हैं चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड, ई गोल्डस्टोन को माना जाता है कि इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और वो अगर ग्राम में दिया है, यहाँ देखिए ग्राम में दिया है तो -24 हो गया, अगर किलोग्राम में दिया होता -27 kg होता, तो ये सही आंसर होगा 1.6726 प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान से के लगभग बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है न्यूट्रॉन की खोज। देखिए न्यूट्रॉन की खोज अभी मैंने बताया चैडविक ने की है। किसने की है, चैडविक ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज की है, इलेक्ट्रॉन की खोज की है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है, प्रोटॉन की खोज की है। ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की। देखिए व्यायाम प्रशिक्षक 2000, इसमें रदरफोर्ड भी दिया है, यूजिन गोल्डस्टीन भी दिया है। कुछ किताबों में यूजिन गोल्डस्टीन मिलेगा, कुछ में रदरफोर्ड मिलेगा, है ना। तो इसका आयोग ने जो सही आंसर चूंकि नई एनसीईआरटी में दे दिया है कि प्रोटॉन की खोज यूजिन गोल्डस्टीन ने की थी, तो इसका सही आंसर यूजिन गोल्डस्टीन होगा। लेकिन आप पढ़ते आए हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड वो इस वजह से है, उसकी व्याख्या आप इसकी समझ लीजिए, क्योंकि प्रोटॉन की बारे में बहुत सारी बातें यूजिन गोल्डस्टीन ने पहले बताई, बाद में रदरफोर्ड ने उसका स्ट्रक्चर बनाया, तो कई लोग रदरफोर्ड को ही प्रोटॉन का
खोजकर्ता मानते हैं। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन नई एनसीईआरटी में सीधे दे दिया है कौन है, यूजिन गोल्डस्टीन। ठीक है, इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इसमें कोई वो नहीं है। 1886 तथा 1922 के मध्य कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा प्रोटॉन की खोज में। इस कारण कुछ लेखक गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने बताया। वो कब बताया? 1886 में बताया। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक रदरफोर्ड को प्रोटॉन का, देखिए इन्होंने 1919 में बताया। तो कहाँ 1826, कहाँ से 1919? तो 1826 वाले को पहला एनसीईआरटी ने मान लिया है। तो इसका आप सही आंसर हमेशा याद रखिए, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे प्रोटॉन प्रोटॉन रदरफोर्ड, वो गलत है। सही आंसर क्या है? यूजी गोल्डस्टीन, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूट्रॉन एक कण है जो परमाणु के नाभिक का अंश है, की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। अभी बताया आपको, किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण बोलते हैं। अगर हम बात करें अल्फा कण की, तो वो होते हैं 2He4। यही क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपने में से अल्फा, बीटा और गामा क्या निकालते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, 3 रेज निकालते हैं। उसमें अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है, और क्या कहते हैं, बीटा जो होता है वो निगेटिव होता है, और गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये हमेशा हीलियम नाभिक होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? हीलियम नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने तैयार किया? देखिए, जॉन टंटल, ई रदरफोर्ड, डी ब्रोगली, डी आर्मेंडल, इन सारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने परमाणु के बारे में कुछ ना कुछ चीजें बताई। जैसे रदरफोर्ड ने चीजें बताई, लेकिन रदरफोर्ड के सिद्धांत को बोरबरी ने गलत कर दिया, है ना। तो बोरबरी मॉडल इसके बाद आया, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे बोरबरी दिया नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। कई लोगों ने एटम के बारे में बताया है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। कभी भी आए तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया है। इसी तरह एक तरबूज का सिद्धांत आता है जो जे थॉमसन ने बताया है एटम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गैसों के संबंध में। गैस क्या बताए? एक क्लास के ऐसे बच्चे जो किधर भी भाग गए, तो ना निश्चित आकार ना निश्चित आयतन, ये क्या है? गैस है। गैसों का एक निश्चित आयतन निश्चित आकार, ये गलत है। गैसों का न निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है। यही सही आंसर है। ये मैंने आपको तीनों के बारे में इसीलिए पहले ही बता दिया है। परमाणु बम बनाने के लिए समानता है बहुत सारी चीज, हीलियम, रेडियम, यूरेनियम, एक्टियम सभी उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्या? यूरेनियम। क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम 238। क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऐसे तत्व जो अपने में से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकाले वही क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज बेकुरल ने की। मैडम क्यूरी ना मार दीजिएगा, मैडम क्यूरी सही आंसर नहीं है, बेकुरल है। रेडियो एक्टिव तत्व खोज बेकुरल ने की। बाद में अलग की बात है, मैडम क्यूरी ने बहुत सारे नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की। तो कौन सा नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है, जबकि कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आया कब है? राजस्व निरीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुष्क सेल, ड्राई सेल जो होते हैं, तो ड्राई सेल में क्या यूज किया जाता है? जस्ता। तांबा, लोहा, सिल्वर नहीं यूज किया जाता। क्या यूज किया जाता है? जस्ता या जिंक। ये सही आंसर इसका है। ठीक है, ड्राई सेल। यहाँ पे समझ लीजिए, शुष्क सेल ऐसे सेल होते हैं जैसे टार्च में लगने वाला सेल, रिमोट में लगने वाला सेल, ये क्या हो गया? शुष्क सेल हो गया। और लिक्विड सेल जैसे बैटरी में, जिसमें क्या भरा रहता है? एसिड भरा रहता है। घर में आप देखेंगे इन्वर्टर की बैटरी में जो भरा जाता है वो शुष्क सेल नहीं है, वो लिक्विड सेल है। ठीक है ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ये सब भरा रहता है। और शुष्क सेल जिसमें अंदर मटेरियल, पुराने सेल आप जैसे फोड़ते थे, रेडियोडियम बहुत लगते थे, तो काला काला जो पदार्थ निकलता था वो ड्राई होता था। क्या होता था? ड्राई होता था। शुष्क सेल में जो इलेक्ट्रोड बीच में लगा रहता था, कार्बन का, और चारों तरफ घेरा रहता था। सेल का स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लीजिए, जो पुराने सेल होते थे इस तरह के होते थे, और यहाँ बीच में एक रॉड लगी रहती थी। ये रॉड कार्बन की होती थी, और ये जो कवरिंग होती थी, ये कवरिंग किसकी होती थी? जस्ते की होती थी। ये कवरिंग क्या होती थी? जस्ते की होती थी। और काला काला यहाँ जो पदार्थ भरा रहता था, इसी के कारण इसको क्या बोला जाता था? ड्राई सेल। क्या बोला जाता था? ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रॉन
लाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन का प्रवाह होता है, तभी इलेक्ट्रोलाइट में करंट का फ्लो होता है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट के फ्लो के लिए हमेशा आयन चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अभिप्रेरणा। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन तागने की प्रवृत्ति। हमेशा ऑक्सीडेशन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो सही आंसर ऑक्सीकरण। अपचयन की प्रवृत्ति में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, ये याद रखिए। इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अपचयन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3NH2PO2 देता है। यह क्रिया एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का, अपचयन का। ऑक्सीकरण और अपचयन, देखिए फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है। इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए अगर दी हुई। ये देखिए, ये है P4NaOH। इसमें देखिए ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ। तो क्या हुआ इसका सही आंसर? ऑक्सीकरण और अपचयन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्तता हमेशा कितनी रहती है? कार्बन जो होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 6। इसका मतलब इसके पहली कक्षा में ये न्यूक्लियस है, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है और चारों आपस में संयुक्त करते हैं, जैसे CH4 मेथेन, तो ये क्या है? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। इसलिए कार्बन की बैलेंसी हमेशा क्या होती है? 4। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच नमक का पीएच क्या हो सकता है? दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार है तो क्षार की तरफ ज्यादा होगा, इसका मतलब क्षार 7 से अधिक। 7 से अधिक कौन सा है? 10 है, तो 10 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 10 सही आंसर होगा। देखिए 7 से अधिक है तो क्षार है, 7 से कम है तो अम्ल है। यहाँ पे लिखा है प्रबल क्षार, मतलब 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा? 10। नेक्स्ट, मानव शरीर का पीएच किस सीमा के अंदर काम करता है? मानव शरीर का पीएच जो है 7 से 7.8 के बीच लगभग काम करता है। देखिए मानव शरीर 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। पीएच वैल्यू 1909 में कार्लबर्ग लेबोरेटरी के, देखिए ये क्या है? ये व्याख्या है जिसमें आप समझेंगे पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू होती क्या है, यही इस ई बुक का फायदा है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के रसायन शास्त्री किसने? सॉरन पैडर लॉरिस ने प्रस्तुत किया था। मानव शरीर का पीएच 7 से 7.8 के रेंज में होता है। 7 जिसका है वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। बस आप इतना याद रखिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर जो प्राप्त किया जाता है वो एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी होते हैं। इनकी एक खासियत और जान लीजिए, जहाँ पे पॉल्यूशन होता है, सल्फर गैस ज्यादा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वहां पे लाइकेन नहीं उगते, तो इनको वायु प्रदूषण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर क्या है? लाइकेन। नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच का मान किस सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो मिथाइल ऑरेंज सिर्फ जैसे ही एसिडिक होने लगेगा अपना कलर क्या करने लगेगा? बदलने लगेगा, तो 3.31 से ही बदल देगा। ये देखिए अपना रंग बदल देता है। इस पे मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल होता है और ये करते ही मिथाइल ऑरेंज किस रंग का हो जाता है? इस पे पहुंचते ही पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का तो क्षारीय विलयन अभी हमने क्या बताया? 7 से अधिक। 7 से अधिक कौन सा है? 10 है, यही सही आंसर हो गया। 7 से कम होता तो अम्लीय हो जाता, 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी व्यायाम प्रशिक्षक में आया हुआ है। सार्वजनिक आपूर्ति पानी का पीएच किस श्रेणी में आता है? पानी का जो पीएच होता है वो ना बहुत ज्यादा रखा जाता है ना बहुत कम रखा जाता है, न्यूट्रल और इसके बीच में, तो ये होना चाहिए 6.5 से लेके 8.5। इसीलिए आरओ का पीएच वैल्यू हमेशा चेक करा लेना चाहिए। पीएच वैल्यू इतनी WHO ने मान्यता दी है पीने के पानी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो भी है मोटर वाहन की बैटरी। देखिए मोटर वाहन की बैटरी क्या होती है? उसमें डाला जाता है क्या? H2SO4। क्या डालता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड HCl HF
नाइट्रिक एसिड और H2SO4, तो सही आंसर क्या होगा H2SO4। ये हमारी शुष्क सेल नहीं होती, क्या होती हैं, लिक्विड सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम MgSO4 होता है, 7H2O, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए MgSO4 7H2, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंधा नमक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब रटने वाली चीजें हैं। देखिए एसिड बेस साल्ट, ये तीनों आपके सिलेबस में है, तो एसिड के बारे में, बेस के बारे में बात हो गई, और ये सब साल्ट है, साल्ट के बारे में बात हुई। फिर आते हैं शुद्ध पानी का पीएच निकटतम कितना होगा? शुद्ध है तो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब 7। कितना होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाइट्रिक अम्ल HNO3 किस धातु पर बेअसर होता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, नाइट्रिक एसिड, आप देखिए चांदी के गहने पहनते हैं, वो सफेद हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण काले पड़ जाते हैं, लेकिन सोना उसी रंग का हमेशा चमकता रहता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इस पे जल्दी बाहरी का असर नहीं पड़ता। प्लेटिनम रोडियम पे तो एकदम नहीं पड़ता, हीरे पे जल्दी बाहरी तत्वों का असर नहीं पड़ता, वो हमेशा चमकता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? गोल्ड होगा। क्या होगा? गोल्ड। गोल्ड पे जल्दी बाहरी चीजों का असर नहीं पड़ता, तो नाइट्रिक एसिड का भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्रॉल। विट्रॉल का तेल हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ये याद रखिए, जैसे नीला थोथा किसे बोलते हैं, है ना, उसी तरह विट्रॉल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका सही आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। विट्रॉल का तेल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। फिर आ गया आपका 51 ग्राम अमोनिया। अमोनिया फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, NH3। अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? तो कितने मोल होगी? NH3 है तो 51 ग्राम दिया है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14 3 17, 17 ग्राम। ये आ जाएगा 17 ग्राम, और ये कितना है? 51 ग्राम। तो 17 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो लगभग 3 आ जाएगा, लगभग 3 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन है, देखिए 3 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरह का, जो दिया हुआ है अमोनिया का बाहर निकालिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, सही आंसर आ जाएगा। व्याख्या भी देख लीजिए, दिया है मास अपॉन मोलर मास, मास 51 है, और इसका मोलर मास कितना है अमोनिया का? करीब 17। तो कितना आ गया? 51, 3 आ गया, तो इसका सही आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट, 3 मोल। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल से, किससे है? आधुनिक पीरियोडिक टेबल से है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में निम्नलिखित में किस आवर्त में 5 गैर धातुएं रखी जाती हैं? तो गैर धातुएं जिसमें देखिए शुरू में पहला और दूसरा है ना, इन सब में, तीसरे में चीजें चालू हो जाती हैं, लेकिन इन सब में मेटल नहीं है, बाद वाले में मेटल है। बाद वाले में मेटल है, तो आवर्त 2 होगा। क्या होगा? आवर्त 2 होगा। 5 गैर धातुएं नॉन मेटल किसमें रखी जाती हैं? आवर्त 2 में। इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए, पांचों के नाम। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं, तथा गैर धातु वे तत्व होते हैं जो तत्व ताप और बिजली का संचालन नहीं करते हैं। गैर धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने कर नकारात्मक आयन का निर्माण करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 समूह होते हैं, जिनमें आवर्त 2 में 5 गैर धातुएं, उनके नाम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तथा नियान पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नाम भी देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। आवर्त श्रेणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप में आता है? अभी बात हुई है, फ्लोरीन किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 17 हो गया, पीरियड दूसरा हो गया, तो यही आवर्त दूसरा था, तो आवर्त भी याद रखेंगे तो आप सही आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लोरीन जो होती है उसी में आती है। निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो किसका सबसे अधिक तापजनक? हाइड्रोजन का, काठ कोयला का, प्राकृतिक का, गैसोलीन? सबसे ज्यादा भविष्य का ईंधन किसको बोला जा रहा है? हाइड्रोजन को बोला जा रहा है ना, हाइड्रोजन बम भी। तो इसी वजह से हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। हमेशा वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे अधिक तापजनक मान हमेशा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार पूछा है। भार के अनुसार पूछा है, तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 2, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। ये फार्मूला क्या है? H2O। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 1:8। क्या आ जाएगा? 1:8। भार के हिसाब से पूछा है, कण के हिसाब से पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 2:1। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या दिया है? भार के अनुसार। तो इसका सही आंसर डी होगा, ना कि ये होगा।
अगर आप हड़बड़ी करेंगे, देखिए लोअर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको गलत कराएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? 1:8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल निर्माण का निम्नलिखित कौन सा सही क्रमण है? सही क्या कहते हैं समीकरण है, तो H2O का निर्माण जो H2 प्लस O2 के मिलने से होता है, तो H2 प्लस O2 कहाँ दिया है? ये वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? H2 प्लस O2। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, H2 प्लस O2 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 कर दिया गया, यहाँ पे 2 कर दिया गया, 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 हाइड्रोजन, तो सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता है वो क्या कहलाता है? खारा जल। क्या कहलाता है? खारा जल। और जो क्या कहते हैं झाग देता है वो क्या कहलाता है? मृदु जल। तो यहाँ आंसर होगा खारा जल। जो झाग नहीं देता वो क्या कहलाता है? खारा जल। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका आया है कनिष्ठ सहायक। यहाँ उसी तरह क्वेश्चन है जो पेट से रिलेटेड है। दहन के लिए निम्नलिखित कौन सी गैस आवश्यक है? कंबस्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस या क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कहाँ है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की खोज कितनी थी? ऑक्सीजन की खोज साइंटिस्ट का नाम है, ये रटने वाली चीज है, प्रिस्टिले ने की थी, याद रखिए। किसने की थी? प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। बहुत लोअर प्रथम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आसान से क्वेश्चन आते हैं जो हाई स्कूल स्तर के हैं। आपको हाई स्कूल स्तर की बुक कायदे से पढ़ लीजिए, साइंस के क्वेश्चन आपके कहीं से भी गलत होने वाले नहीं है। बहुत ज्यादा जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनको मत पढ़िए, उतने कठिन साइंस इसमें पेट में नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में नाइट्रोजन हमेशा याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो नाइट्रोजन इसका मतलब मिली है N2O होता है। लाफिंग गैस क्या होता है? N2O होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियान नहीं, नाइट्रोजन। सही आंसर क्या हो गया? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस वही है, तो क्या हमने बताया अभी? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर N2O है। देखिए N2O है ना। ये गैस सूंघने पे हंसी आने लगती है, इसीलिए इसे लाफिंग गैस बोलते हैं। अगला है, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए राजस्व निरीक्षक में, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको उनको पढ़ना चाहिए। नाइट्रोजन गैस, हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। याद रखिए, जो ये हाईवे, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, इन सब पे अगर आपको बहुत स्पीड में चलना है तो टायरों में कौन सी गैस भरी जानी चाहिए? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि ये गर्म होने पर फैलती नहीं है, इस वजह से टायर में विस्फोट होने की संभावना कम रहती है। आप देखे होंगे कई पेट्रोल पंपों पे अब नाइट्रोजन गैस भी मिलने लगी है टायरों में जो भरवाई जाती है। पहले नॉर्मल गैस हवा भरवाई जाती थी, अब नाइट्रोजन गैस भरवाई जाती है। उसका रीजन यही है कि अगर आप बहुत स्पीड में चलते हैं तो वो गर्म होकर टायर फटने की संभावना कम रहती है। हवाई जहाज के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और यहाँ हास्य गैस का मतलब क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा हैबर प्रोसेस? अमोनिया बनाने का ये नियम है, हाई स्कूल की किताब में दिया है, देख लेंगे, है ना। आयरन की उपस्थिति में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब मिलाए जाते हैं तो क्या बनती है? अमोनिया गैस मिलती है। तो हैबर निम्नलिखित में से हैबर प्रोसेस किससे रिलेटेड है? अमोनिया के उत्पादन से रिलेटेड है। ये देखिए दिया है आयरन कैटलिस्ट, याद रखिएगा, कभी कभी आयरन कैटलिस्ट पूछ लेता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? समुद्र पथ से निकलने वाले पदार्थ कौन से हैं? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होता है ये समुद्र से निकाला जाता है। ब्रोमीन जो होता है समुद्र से निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। यहाँ बलुआ पत्थर दे रखा है तो ये गलत दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ब्रोमीन, तो ये आंसर गलत दे रखा है, ब्रोमीन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग करके पानी के पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? मतलब पानी को साफ किया जाता है, बैक्टीरिया फ्री किया जाता है, तो हमेशा क्लोरीन गैस होती है। क्या होती है? क्लोरीन। याद रखिए क्या होता है? क्लोरीन। तो सही आंसर क्या है? क्लोरीन। जहां भी जल की शुद्धता की बात आएगी वहां पे जल को शुद्ध करने के लिए, बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु, धातु नहीं, क्या पूछा है? अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है। तो कई सारी अधातु है, तो इसमें ब्रोमीन जो है अधातु है, और ये क्या है? तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। वो हमेशा रखिए, फ्लोरीन का 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व होता है। तो ब्रोमीन, सोडियम, ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। आप व्याख्या ई बुक से पढ़ सकते हैं। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में क्या डाली जाएगी? क्लोरीन। कितनी बार बताया? ये देखो, बार बार क्वेश्चन आया है, देखिए लोअर एग्जाम में भी आया है आपके पेट से। तो क्या साइंस आपको बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है? बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस बहुत ज्यादा हार्ड पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नो डाउट रुकेगा नहीं साइंस की वजह से। अगला क्वेश्चन है, प्याज कंद की विशेष महक। प्याज की जो महक होती है, लहसुन की जो महक होती है, वो हमेशा सल्फर यौगिक के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण होती है। इसका सही आंसर ये होगा। प्याज लहसुन में जो गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट, जब बेरियम क्लोराइड का पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब क्या होगा? बेरियम क्लोराइड नीचे जाके अवक्षेप बना लेगा, तो सफेद अवक्षेप बना लेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये दे रखा है BaCl2H2SO4, क्या बना लेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट बना लेगा जो व्हाइट कलर का होता है, और ये तली में जाके नीचे बैठ जाएगा, इसीलिए इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट या सफेद अवक्षेप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक जितनी आती है, कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है, सोडा में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है। और जब आप बाल्टी में चूना पोतने के लिए चूना डालते हैं तो उसमें बुलबुले जो छूटते हैं, वो बुलबुले भी किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो उसको पूरा का पूरा सफेद कर देती है। तो सही आंसर इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो ये हमेशा सल्फर की होती है। किसकी होती है? सल्फर की। सल्फर ट्राईऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाई सल्फाइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर मिला रहता है, यहाँ हाइड्रोजन। वहां पे क्या था? प्याज और गंध के साथ ये वाली गैस आएगी, कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड, प्याज और उसके लिए, और अंडे के लिए क्या आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन सल्फर मिला हुआ है, ये देखिए H2S, सल्फर मिला हुआ है। सल्फर के कारण ही एक तीखी गंध आती है। जब प्याज लहसुन में आएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राईऑक्साइड के कारण आएगी, और जब अंडे में आएगी तो अंडे में H2S के कारण आएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH2 की तुलना में COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उदासीन, एसिडिक, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। बेसिक न्यूट्रल नहीं होगा, एम्फोटेरिक होना चाहिए इसका आंसर। और COH समूह है ना, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसका वो बना लूं। COOH समूह है ना, तो ये जुड़ेगा किसी NH2 की तुलना में। NH2 समूह कार्बन से जुड़ा और COH जुड़ा, तो ये क्या बना देगा? CO। सो ये एसिडिक। आप इसकी गहराई में मत जाइए, इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मल समझिए कि ये अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? COH ज्यादा अम्लीय होता है NH2 की अपेक्षा, तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय। अम्लीय सही आंसर है। ठीक है, इसके कार्बनिक यौगिकों में अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप मौजूद होता है। क्षारीय अमीनो में समूह की अपेक्षा NH2 समूह की अपेक्षा ज्यादा अम्लीयता होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे अमीनो एसिड जिसमें COH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो, वो क्या कहे जाएंगे? वो बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एम्फेटोरिक अमीनो एसिड, क्या कहे जाएंगे? तो वो क्या कहे जाएंगे? अभी बात हुई है ऐसे अमीनो जिसमें COH समूह, जब COH समूह ज्यादा था तो क्या हो गया था? एसिडिक। अब NH2 समूह ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? बेसिक। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब COH की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है? जब NH2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारे शरीर में 20 प्रकार के पाए जाते हैं, और उन्हीं 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलने से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। उन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से कुछ अम्लीय होते हैं और कुछ क्षारीय होते हैं, उन्हीं के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, अब निम्नलिखित कौन सा ठोस पदार्थ है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर। तो इसमें क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म है। आयोडीन क्लोरोफॉर्म में रहता है, ठोस भाग पार्ट में रहता है, इसलिए सही आंसर इसका क्या है? आइडोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एथिलीन ग्लाइकोन को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर, देखिए जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहां पे इसका यूज किया जाता है एंटीफ्रीज के रूप में। जैसे कश्मीर वश्मीर में जब गाड़ियां चलती हैं तो उनका जो पानी डाला जाता है कार्बोरेटर में वो जम जाता है, कार्बोरेटर में जो पानी डाला जाता है वो जम जाता है। मेनली कार्बोरेटर का काम क्या है, इंजन को ठंडा रखना, है ना। तो इंजन को ठंडा तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे गर्म जलवायु हो लेकिन ठंडी जगह पे अगर पानी जम जाएगा तब भी समस्या आएगी। तो पानी को जमने से रोकने के लिए ये चीजें मिलाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर, यह पानी के हिमांक को कम कर देता है, पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिससे पानी जमता नहीं है और रेडिएटर में पानी बना रहता है। ठीक है, तो ये एंटी फ्रीजर है। क्या है, एंटी फ्रीजर है। एथिलीन ग्लाइकोल ये डाला जाता है। कई जगह पानी की जगह सीधे अल्कोहल भी डाल दी जाती है कार्बोरेटर में। आप जानते हैं कि थर्मामीटर भी कई तरह के होते हैं, जहां पे निम्न ताप थर्मामीटर की आवश्यकता होती है वहां भी अल्कोहल यूज किया जाता है, क्योंकि पानी या पारा एक समय के बाद जम जाता है लेकिन अल्कोहल का गलनांक बहुत कम होता है, वो बहुत देर में जमता है। इसलिए जो तापमापी होते हैं ठंडे प्रदेशों में यूज किए जाते हैं, वहां भी अल्कोहल यूज किया जाता है, ना कि पारा। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। तो एल्केन इसका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए, ये है C और एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल है तो क्या है, एल्केन है। डबल है एल्कीन है और ट्रिपल है एल्काइन है ना, एसिटिलाइन। तो यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, एल्केन ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो एल्केन एल्काइन एल्कीन क्या होता है ये चीजें आप जान जाएंगे। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है तब। अगला क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमारे प्रोटीन के अणु, देखिए प्रोटीन का निर्माण जो शरीर में होता है वो अमीनो एसिड से होता है और अमीनो एसिड के जो अणु होते हैं वो आपस में हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ अमीनो समूह क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखेंगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है। एसीटोन है और मिथाइल अल्कोहल है, तो इसको करने के लिए आसवन की विधि का यूज होता है। और आसवन में भी, आसवन की विधि का नॉर्मल मतलब यह है कि किसी चीज को गर्म कीजिए, गर्म करने में जो भाप निकले उस भाप को इकट्ठा कर लीजिए ठंडा करके, वो आसवन की विधि होती है। तो आसवन, लेकिन हार्डली आसवन नहीं किया जा सकता, जल के साथ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आंशिक आसवन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, आंशिक आसवन मिथाइल अल्कोहल को। तो मिश्रण वाला चैप्टर जब आप 9th-10th की बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे ये दिया है, आराम से पढ़ लीजिए। हालांकि यहाँ भी खूब व्याख्या दी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भी आपका लोअर सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में एसिड पाया जाता है, ये बहुत आसान है, सभी बच्चे बता देंगे। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में ट्राइट्रिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। तो अभी बात हुई थी मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अल्कोहल भी डाल देते हैं कभी कभी, तो मिथाइल अल्कोहल सही आंसर होगा। एंटीफ्रीजर के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को पकाने के लिए हमेशा एसिटिलीन गैस इस्तेमाल होती है, याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कार्बाइड जो डाला जाता है उसमें एसिटिलीन गैस निकलती है, इसका सही आंसर क्या होगा, एसिटिलीन गैस। ये एक तरह का हार्मोन है, पौधों से निकलने वाला हार्मोन है जो गैसों के रूप में निकलता है और ये फलों को पकाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, बार बार रिपीट। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किसका रूप है, देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन के 3 मुख्य रूप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला। तो किसका रूप है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में क्या प्रयोग होता है, कार्बन। क्या यूज होता है, कार्बन, क्योंकि ये ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन। ग्रेफाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है, परमाणु भार। दोनों कार्बन है तो परमाणु भार क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। नॉर्मल सी, अभी मैंने बताया हीरा, कार्बन और कोयला
तीनों क्या है, कार्बन के अपरूप। पेंसिल की लीड बनाने में क्या यूज होता है, ग्रेफाइट। सही आंसर क्या है, देखिए ग्रेफाइट से कितने क्वेश्चन ये आए हुए, ऐसा नहीं है बनाए हुए क्वेश्चन है, ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो आप इससे समझिए किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है, वरना हम एक तरह के क्वेश्चन क्यों आपको बार बार डालते हैं, इसीलिए डालें कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी जूनियर इंजीनियर तकनीकी में आया हुआ क्वेश्चन है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल, जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है अभी बात हुई, तो एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब एसिड बेस साल्ट वाला टॉपिक आप खोलेंगे तो उसमें ये मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता, किसमें कार्बन नहीं होता, अभी मैंने बताया डायमंड में होता है, कोयले में होता है, ग्रेफाइट में होता है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की सामग्री होती है। कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, बिटूमिनस, लिग्नाइट, पिट और एंथ्रेसाइट। जिसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है वो हमारा एंथ्रेसाइट है। और भारत की बात करें तो भारत में ये केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हालांकि व्याख्या यहाँ लिखी होगी, आप देख सकते हैं कोयले के चारों प्रकार और उनकी व्याख्या।